Hello everyone, welcome to JIBC Prep. So, as you all know, हम डिस्कस कर रहे हैं एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और हमने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर कुछ चैप्टर्स को डिस्कस भी कर लिया है। आई होप आपने उन सेशंस को जरूर देखा होगा और आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग भी क्लियर हुई होगी। तो हमने फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, ये दोनों चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया और इस सेशन में हम अब डिस्कस करने वाले हैं थर्ड चैप्टर जो कि है मनी लॉन्ड्रिंग एंड ग्लोबल मेजर्स। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो आइए देखते हैं। तो देखिए, जो थर्ड चैप्टर है मनी लॉन्ड्रिंग एंड ग्लोबल मेजर्स, तो ग्लोबल मेजर्स से आप लोगों को ये तो समझ में आ गया होगा कि हम कुछ ना कुछ इंटरनेशनल लेवल पे ही ऑर्गेनाइजेशंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो जी हाँ, हम उन्हीं को ही डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो चैप्टर है आपके IIBF की जो सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन है आपकी AML की, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से आपको ये समझ में आएगा कि अलग अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने अपने हिसाब से मनी लॉन्ड्रिंग को कंट्रोल करने के लिए कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स बनाए हैं। उसी को हम एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ कहते हैं। ठीक है, यानी कुछ ना कुछ कानून बनाए, और जो आपने पिछले सेशन में डिस्कस जो आपने पढ़े भी थे और मैंने आपको बताया भी था। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं CDD की बात करूं तो हम देखेंगे कि इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन ने इस पर वर्क किया। EDD की हम बात करें, ये हमने पिछले सेशंस के अंदर डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें फिर से यहाँ पर लिंक करती हुई आपको दिखेगी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि इंगेजमेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का क्या है। AML को लेकर यूनाइटेड नेशंस ने क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने क्या क्या लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जिसको हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट पर हम डिस्कस करने वाले हैं, और उसके बाद में एक माउंट ग्रुप ऑफ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम इन चीजों को डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। And first we will understand the key international guidelines and bodies. तो उसमें सबसे पहली जो इंटरनेशनल बॉडी है वो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसको हम बोलते हैं FATF. ओके, सो द FATF is the primary intergovernmental body responsible for setting global AML standards. ठीक है, तो दोस्तों अब हम बात करेंगे इंटरनेशनल लेवल के गाइडलाइंस और बॉडीज की जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए काम करती है। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है, तो मैंने आपको अभी बताया FATF पर हम बात कर रहे हैं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स पर बात कर रहे हैं। और ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जो कि 1989 में G7 नेशंस के द्वारा इसको बनाया गया था। इसका मेन काम क्या है, तो देखिए इसको सिंपल सी भाषा में आप समझिए कि इसका जो मेन काम है वो है ग्लोबल AML स्टैंडर्ड सेट करना और बेस्ट प्रैक्टिसेस बताना। ठीक है, क्या करना, ग्लोबल जो वैश्विक स्तर पर जो AML स्टैंडर्ड्स हैं उसको सेट करना। ठीक है, उसको सेट करना और बेस्ट प्रैक्टिसेस बताना कि किस तरीके से हम मनी लॉन्ड्रिंग को रोक सकते हैं। ठीक है, आज के टाइम में यदि हम बात करें तो 200 से ज्यादा कंट्री, कितनी, मोर देन 200 कंट्रीज जो है इसकी रिकमेंडेशंस को अडॉप्ट करती है और उनके अपने लॉज में इंप्लीमेंट करती है। अपने लॉज में यानी उनके जो खुद के कानून है। सपोज इंडिया का जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग है, ठीक है, जिसको हम PMLA कहते हैं ना, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, हमारे इंडिया में है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ठीक है, तो आप समझिए कि हमारी कंट्री भी जो है इसके जो लॉ है वो अपने कानून के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करती है। तो ऐसे ही 200 से ज्यादा कंट्रीज हैं जो इसके लॉज को इम्प्लीमेंट अपने कानून में कर रही है। ठीक है, यदि एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए, अब एक बैंक है, उस वो यदि किसी का नया अकाउंट ओपन करता है तो FATF की गाइडलाइंस के अंडर वो कस्टमर का क्या चेक करेगा, ID चेक करेगा। ठीक है, ID चेक करेगा और उसकी जो इनकम है, उसकी जो रिस्क है, उसको वो एक्सेस करेगा। इसी प्रोसेस को बोलते हैं CDD। देखिए यहाँ पे लिंक हुआ ना, क्या बोलते हैं इसको, CDD। CDD का मतलब होता है, कौन बताएगा CDD का मतलब, तो CDD का मतलब बड़ा सिंपल सा है, कस्टमर ड्यू डिलिजेंस। ओके, और अगर कोई ट्रांजैक्शन सस्पिशियस होता है, कि ऐसा है कि सपोज कोई स्टूडेंट है और उस स्टूडेंट के अकाउंट में डेली जो है 10 लाख का ट्रांजैक्शन है, अब ये तो इम्पॉसिबल है कि स्टूडेंट कहां से इतना ट्रांजैक्शन करेगा, तो उसे फिर किसके अंदर रखा जाता है, सस्पिशियस
एक्टिविटी रिपोर्टिंग, SAR जिसको कहते हैं। तो इसके तहत बैंक्स को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को इन्फॉर्म रिपोर्ट करना पड़ता है, ठीक है, कि भाई ये एक सस्पिशियस अकाउंट है और इसकी वो रिपोर्ट करेगा। तो FATF का जो है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इंटरनेशनल कोऑपरेशन का, जिसमें कंट्रीज एक दूसरे की इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करती है, ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। सो लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट पार्ट। FATF की क्या क्या रिकमेंडेशंस रही, ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। बेसिकली FATF ने यदि हम देखें तो टोटल 40 रिकमेंडेशंस दी है, जिसमें से 9 जो है वो स्पेशल थी। 9 कुछ स्पेशल रिकमेंडेशन थी टेररिस्ट फाइनेंसिंग से रिलेटेड, ठीक है। क्लियर हुआ है यहाँ पे? जैसे कि हम उसकी बात कर लें, इंपॉर्टेंट के अंदर क्या क्या चीजें आ सकती है, तो देखो यहाँ पे लिखा है CDD, SAR, ये तो मैंने अभी डिस्कस किया। कस्टमर ड्यू डिलिजेंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मस्ट वेरीफाई द आइडेंटिटी टू देयर कस्टमर एंड assess द रिस्क ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। एंड आई डोंट थिंक कि ये मुझे फिर से आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। उसके बाद में सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्टिंग, यदि अगर कोई ट्रांजेक्शन नॉर्मल पैटर्न से हटकर हो और तो अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करना है, ये एक मेजर रिकमेंडेशंस रही, ठीक है। इंटरनेशनल कोऑपरेशन, कंट्रीज एक दूसरे के साथ इन्वेस्टिगेशन डेटा शेयर करेंगी, ठीक है। अगर एक कंट्री में पैसा ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, जो इलीगल लगता है, तो दूसरी कंट्री उस ट्रांजेक्शन की डिटेल प्रोवाइड करेगी इन्वेस्टिगेशन के लिए, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग पर रोक लगाई जा सकती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं इसके बाद में। यूनाइटेड नेशंस, ये किसी नाम का मोहताज नहीं है, ठीक है। एंड यूनाइटेड नेशन भी AML में बड़ा रोल प्ले करता है। यूनाइटेड नेशन ने कुछ इंटरनेशनल कन्वेंशन बनाए जो मनी लॉन्ड्रिंग और उससे रिलेटेड क्राइम्स को एड्रेस करते हैं, ठीक है। तो दो मेजर कॉन्वर्जेशन आपको याद रखना है, ठीक है। कौन कौन से? तो जो पहला आपको यहाँ पर दिख रहा है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिक इन नार्कोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस 1988, और दूसरा है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन 2003, ठीक है। तो जो पहला वाला है 1988 का कन्वेंशन, उसके अंदर जो ड्रग्स और इलीगल सब्सटेंसेस का ट्रैफिकिंग होता है उसको रोकने के लिए बनाया गया। अब जो सेकंड है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन 2003, उसके अंदर कहा गया कि करप्शन के खिलाफ स्ट्रॉन्ग लीगल फ्रेमवर्क देना है, तो उसको बनाने के लिए ये काम करता है, ठीक है। अगर किसी कंट्री में, फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी कंट्री में ड्रग मनी का लॉन्ड्रिंग हो रहा है, ठीक है ना, यदि ड्रग ड्रग मनी का लॉन्ड्रिंग मतलब ड्रग से कमाया गया पैसा, है ना, ड्रग से क्या हो रही है, इनकम जनरेट हो रही है, तो ये क्या है, एक इलीगल मनी है, ठीक है ना। तो इससे कमाया गया जो पैसा है, यदि उसकी लॉन्ड्रिंग हो रही है, तो ये कन्वेंशंस का यूज करके लीगल एक्शन लिया जा सकता है, ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। बड़ा सिंपल सा टॉपिक है और बड़ा छोटा टॉपिक है ये सबसे, ठीक है, तो इसको ध्यान से आप समझिएगा। चलिए उसके बाद हम आते हैं यूरोपियन यूनियन। अब देखिए, यूरोपियन यूनियन के अंडर एक स्ट्रॉन्ग AML फ्रेमवर्क है, जो डायरेक्टिव्स के थ्रू सब मेंबर स्टेट्स को फॉलो करना होता है, जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा, वही चीज मेंशन है। द यूरोपियन यूनियन हैज एस्टैब्लिश्ड रोबस्ट AML फ्रेमवर्क, okay, through directives that all members states are required to implement. Key components include, the first one is the EU anti money laundering directives, AMLD। अब ये जो AMLD है, ठीक है, इसमें क्या है, तो देखिए द फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है, जो डायरेक्टिव्स हैं, अब इसको ऐसे समझिए कि जो फोर्थ एंड फिफ्थ जो AML डायरेक्टिव्स हैं, उसके अंदर बोला गया कि जो वर्चुअल करेंसी है ना, उसको इंक्लूड किया गया, ताकि क्रिप्टो ट्रांसेक्शन भी AML के अंडर आए। क्रिप्टो ट्रांसेक्शन और वर्चुअल करेंसी का मतलब आप उससे समझिए क्रिप्टो करेंसीज, ठीक है। तो जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उनका भी ट्रांसेक्शन AML के अंतर्गत आना चाहिए, और बेनिफिशियल ओनर ट्रांसपेरेंसी को भी मैंडेटरी बनाया जाए, ठीक है। अब जो सिक्स्थ AML डायरेक्टिव्स है, सिक्स्थ AML डायरेक्टिव्स AMLD6 introduces measures aimed at increasing penalties for money laundering and aligning practices across EU member states। मीन्स जो सिक्स्थ AML डायरेक्टिव्स है, वो पेनाल्टीज जो है
उसके तहत बढ़ाई गई और सब ईयू कंट्रीज में एएमएल लॉज को अलाइन किया गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर यूरोपियन यूनियन के किसी कंट्री में एक शेल कंपनी रजिस्टर्ड होती है तो बेनिफिशियल ओनर का नाम पब्लिकली रिकॉर्ड में होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से लॉज को इंप्लीमेंट किया गया। नेक्स्ट आते हैं BCBS, बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। तो देखिए सबसे पहले एक चीज मैं आपको यहाँ पे इसको समझाने के पहले कुछ चीजें बताता हूँ आपको कि हर देश के अंदर अपनी क्या होती है, एक सेंट्रल बैंक होती है। जैसे हमारे यहाँ पे जो हमारे देश की सेंट्रल बैंक है वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो हर कंट्रीज की अपनी अपनी सेंट्रल बैंक्स होती है। ठीक है, तो हमारे देश की जो बैंक्स हैं उनका रेगुलेशन किसके पास आता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसीलिए हम इसको कह सकते हैं फादर ऑफ द बैंक। ठीक है, लेकिन फादर ऑफ द सेंट्रल बैंक भी तो कोई होगा जो इन सभी को के लिए रूल्स बना रहा है, रेगुलेशन बना रहा है। तो उनके लिए रूल्स और रेगुलेशन बनाने वाली जो संस्था है वो है BIS, जिसको बोला जाता है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, और उसका हेड ऑफिस भी जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, जो सभी के लिए रूल्स और रेगुलेशन बनाता है। ठीक है, तो ये जो कमेटी है ये भी यहीं से, इसी शहर से बनकर आई है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। यहाँ पर शहर का नाम मेंशन नहीं है, जेनेवा के अंदर ही ये कमेटी बनाई गई थी। तो बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन के अंदर क्या कहा गया, इट इज बेस्ड इन स्विट्जरलैंड, प्रोवाइड्स गाइडलाइंस फॉर द इंटरनेशनल बैंकिंग सेक्टर विद ए स्पेसिफिक फोकस ऑन रिस्क मैनेजमेंट एंड कंप्लायंसेस। मतलब जो बेसल कमेटी है स्विट्जरलैंड बेस्ड है, जो कि बैंकिंग सेक्टर के लिए रिस्क मैनेजमेंट और कंप्लायंस गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है। ठीक है, इसके AML गाइडलाइंस बैंक को इनकरेज करते हैं, जो भी बैंक की गाइडलाइंस इनकरेज करते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल्स रखना पड़ता है। अब क्या क्या चीजें हैं, तो देखिए बेसल कमेटी के अंदर क्या क्या गाइडलाइंस बनाई गई AML को रोकने के लिए। तो स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल हो बैंक के अंदर, इनहेंस्ड कस्टमर ड्यू डिलिजेंस हो, ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम हो, सेम वही चीजें EDD का मतलब होता है इनहेंस्ड ड्यू डिलिजेंस, कि इसके अंदर जो हाई रिस्क कस्टमर्स होते हैं उनके ट्रांजैक्शंस को एसेस किया जाता है, रिस्क को एसेस किया जाता है। CDD जो है, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था, उसके अंदर लो रिस्क कस्टमर्स की रिस्क को एसेस किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर काम किया जाता है। ठीक है, तो जो ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम है, अब यहाँ पर जो लिखा है ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम, इसके अंदर SAR आता है। क्या आता है, SAR, सस्पिशियस अकाउंट रिपोर्ट, है ना। तो ये सब मिलजुल कर वही चीज है, EDD CDD SAR, जो हमने पिछली क्लासेस के अंदर भी डिस्कस किया था। ठीक है, तो उनकी जो एक्टिविटीज है, जो इलीगल एक्टिविटीज है, जो सस्पिशियस एक्टिविटी है, उसको डिटेक्ट करने के लिए होता है ना। फॉर एग्जांपल अगर कोई कस्टमर जो है डेली छोटी छोटी कैश मॉनिटरिंग सिस्टम कर रहा है तो इसको सस्पिशियस फ्लैग करेगा। तो ये क्या करेगा, सस्पिशियस फ्लैग करेगा, और यही इस कमेटी की भी रिकमेंडेशंस थी। ठीक है, जिसको हम लोग भी इंप्लीमेंट कर रहे हैं। चलिए, तो अब आते हैं क्वेश्चंस पे। मैंने कहा था कि ये जो चैप्टर है ये बड़ा छोटा सा चैप्टर है, क्योंकि इसके अंदर हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करना है। अब उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, और ये जो क्वेश्चंस हैं ये अब स्टेटमेंट बेस्ड है। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। ठीक है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपको करेक्ट लगता है। स्टेटमेंट 1, FATF was founded in 1989 by the G7 nations. और second statement है, FATF recommendations are only followed by G7 nations. So which of the following option is correct? Both 1 and 2 are correct. Only 1 is correct. Only 2 is correct. Both 1 and 2 are incorrect. ठीक है, तो बताइए क्या हो सकता है। So the correct answer is option B. Only 1 इज करेक्ट। FATF को 1989 में G7 नेशंस के द्वारा स्टेब्लिश किया गया था, और मैंने आपको बताया था कि जो रिकमेंडेशंस है FATF ने इंडिपेंडेंटली दी है, 40 रिकमेंडेशंस। ठीक है, और उन 14 में से जो 9 थी वो क्या थी, 9 स्पेशल रिकमेंडेशन थी। ओके, 9 स्पेशल, और उन्हीं 9 स्पेशल से रिकमेंडेशन के अंदर एक CDD था, उसमें हमने जो है EDD भी उसमें से एक है, सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्टिंग, है ना, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग सिस्टम। तो ये सारी कुछ कुछ रिकमेंडेशंस है जो इसके द्वारा दी गई थी। ठीक है, सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बताइए कौन सा करेक्ट होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर, कस्टमर ड्यू डिलिजेंस इज अ पार्ट
of FATF recommendation. So second, CDD involves verifying customer identity and access money laundering risk. जो पहला है क्या FATF रिकमेंडेशन का पार्ट है CDD, और सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि जो CDD है वो कस्टमर की आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के लिए बनाया गया। तो ये तो बड़ा सिंपल सा इसका आंसर है, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ठीक है, सीडीडी के अंदर हम कस्टमर की रिस्क को एसेस करते हैं, बस ये है कि इसके अंदर जो लो प्रोफाइल रिस्क होती है उसको हम एसेस रिस्क को एक्सेस करते हैं, और जो इनहेंस ड्यू डिलिजेंस है उसके अंदर हम हाई रिस्क वाले कस्टमर्स को लेते हैं। ठीक है, ओके। सो एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, स्टेटमेंट फर्स्ट, suspicious activity account SAR is mandatory for financial institution under AML regulation। क्या SAR मैंडेटरी है सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए अंडर AML रेगुलेशंस के तहत? और दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि जो भी SAR है, जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं वो रिलेवेंट अथॉरिटीज के लिए, तो उसको रिपोर्टिंग करने का क्या इसका सेंस निकलता है? SAR मींस रिपोर्टिंग सस्पिशियस ट्रांजैक्शन टू रिलेवेंट अथॉरिटीज। सो इसका आंसर बड़ा सिंपल सा है, बोथ आर करेक्ट। ओके, बिकॉज जो सस्पिशियस एक्टिविटी रिपोर्टिंग होती है ना, वो मैंडेटरी है सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए एएमएल रेगुलेशंस के तहत। और दूसरा जो सस्पिशियस एसएआर के तहत जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, यदि वो आते हैं सस्पिशियस तो उन्हें रिपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, उन्हें क्या करना पड़ेगा? वो रिपोर्ट करना पड़ेगा। ओके, चलिए तो नेक्स्ट आते हैं इसके बाद में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? तो स्टेटमेंट वन, एफएटीएफ जो है उसके तहत जो 40 रिकमेंडेशंस प्रोवाइड की गई है, इंक्लूडिंग सम रिलेटेड टू कॉम्बेटिंग टेररिज्म फाइनेंसिंग। ठीक है, जिसको हम सीटीएफ भी कहते हैं। ठीक है, तो क्या 40 रिकमेंडेशन प्रोवाइड की गई थी? आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था जब रिकमेंडेशंस एफएटीएफ की थी, तो आई होप आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी। सेकंड स्टेटमेंट हम देखते हैं, क्या सीडीडी मैंडेटरी है एफएटीएफ रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंगली? और स्टेटमेंट थर्ड बोल रहा है एफएटीएफ रिकमेंडेशंस आर लीगली बाइंडिंग फॉर ऑल कंट्रीज। सो which of the following options are correct? So the correct option is first and second। तो देखिए जो एफएटीएफ की रिकमेंडेशंस है ना, वो लीगली बाइंड नहीं करती है, वो आपको रिकमेंडेड उनके द्वारा किया गया, लेकिन मोर देन 200 जो कंट्रीज हैं उन्होंने इसकी रिकमेंडेशन को अपनाया है अपने कानून में, लेकिन इसने बाइंड नहीं किया, बाउंड नहीं किया कि भैया आपको हमारी रिकमेंडेशंस को मानना ही है। बाकी दो स्टेटमेंट आपको पता है, 40 रिकमेंडेशंस दी गई, 9 स्पेशल कंडीशन थी सेकंड स्टेटमेंट, और जो 9 स्पेशल कंडीशंस थी एफएटीएफ की, उसमें से सीडीडी भी एक मैंडेटरी रिकमेंडेशन मानी गई है। ओके, नाउ नेक्स्ट, which of the following statements is are correct? Statement 1, the UN Convention Against Corruption was adopted in 2003. And the second option is the UN Convention Against Illicit Traffic in Narcotics Drugs was adopted in 1919. So which of the following option is correct? And the correct option is only one. Okay, only one is correct. ये नहीं है, 1989 में इसको जो है अडॉप्ट किया गया था, एंड द फर्स्ट वन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट आते हैं, which of the following statement is are correct? First, Basel AML guidelines promote strong internal controls in bank, and second statement is Basel AML guidelines focus only on anti-corruption measures, not AML। यानी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसके अंदर जो बेसल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग गाइडलाइंस है वो प्रमोट करती है इंटरनल कंट्रोल्स को, स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल्स को बैंक्स में। और सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है कि ये जो गाइडलाइंस है फोकस करती है केवल और केवल एंटी करप्शन मेजर्स को। सो क्या ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट स्टेटमेंट या सेकंड स्टेटमेंट? तो आइए देखते हैं, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ओनली वन। क्यों? क्योंकि देखिए एंटी करप्शन मेजर्स को ही केवल एएमएल के तहत नहीं लिया गया, बहुत सारे जो है मेजर्समेंट और चीजों को प्राइमरी प्रायोरिटी दी गई है, तब जाकर गाइडलाइंस बनाई जाती है, एक ही कौन को फोकस नहीं किया जाता है। ठीक है, लेकिन जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये प्रमोट करता है स्ट्रॉन्ग इंटरनल कंट्रोल बैंक में, जैसे कि अगेन आई रिपीट सीडीडी और ईडीडी ये इन्हीं का ही पार्ट है। ठीक है, चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग, आंसर तो आ ही गया, कोई बात नहीं।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए स्टेटमेंट वन, इंटरनेशनल कोऑपरेशन इज वन ऑफ द FATF रिकमेंडेशंस, ठीक है। तो देखिए जो स्टेटमेंट वन है वो ये कह रहा है कि जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन है, ठीक है, वन ऑफ दी FATF रिकमेंडेशन है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन FATF की रिकमेंडेशन में से एक हिस्सा है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। सेकेंड, इंटरनेशनल कोऑपरेशन अंडर FATF इन्वॉल्व शेयरिंग इंफॉर्मेशन AML, तो शेयरिंग इंफॉर्मेशन में क्या आ जाएगा, SAR, या फिर इंफॉर्मेशन शेयरिंग का पार्ट भी था, तो इसीलिए बोथ आर करेक्ट। आंसर स्टार्टिंग में ही आप लोगों के सामने आ चुका था, ठीक है। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही है, क्योंकि देखिए जो FATF में जो 40 रिकमेंडेशंस थी ना, उन रिकमेंडेशंस में बहुत सारी रिकमेंडेशंस को दिया गया था, जिसमें से 9 तो स्पेशल्स थी, है ना, जिसमें 3-4 तो अभी मैं आपको बार बार वही चीजें डिस्कस कर चुका हूं, तो अभी फिर से हम उसको रिपीट नहीं करते हैं और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्टेटमेंट वन, द UN Convention Against Corruption was adopted in 2003. Second, statement two, the UN Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs, Psychotropic Substances को जो लॉ है इसको 1988 में अडॉप्ट किया गया। अब थर्ड स्टेटमेंट, दिस कन्वेंशंस फ्रॉम the illegal basis for AML laws in member countries. So which of the following option is correct? 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट, ठीक है। ये जो एंटी UN कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन है इसको 2003 में अडॉप्ट किया गया। स्टेटमेंट सेकंड में जो UN कन्वेंशन अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिक इन नार्कोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, इसको 1988 में अडॉप्ट किया गया। और तीसरा जो स्टेटमेंट है लीगल बेसिस मेंबर कंट्रीज का, दिस कन्वेंशन फ्रॉम द लीगल बेसिस, तो ये AML लॉ के अंदर एक लीगल बेसिस का भी मेंबर कंट्रीज पर करेगा। यूरोपियन यूनियन कंट्रीज की मैं बात कर रहा हूँ, जब मैंने आपको EU पढ़ाया था, यूरोपियन यूनियन कंट्रीज। ओके, so let's move to the next question. The European Union AML framework applies to all EU member state. और सेकंड स्टेटमेंट है, क्या EU AML directives are voluntary for members state, क्या सभी इन दोनों के लिए है? So the correct option is only A. ऐसा कोई डायरेक्टिव्स नहीं है वॉलेंटरी मेंबर स्टेट के लिए, लेकिन ये अप्लाई होता है सभी यूरोपियन यूनियन मेंबर्स स्टेट्स में। ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बताइए करेक्ट कौन सा है। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है द सिक्स्थ EU AML डायरेक्टिव्स इंक्रीजेस पेनाल्टीज फ्रॉम मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। जो सिक्स्थ जो EU AML डायरेक्टिव्स है, क्या वो पेनाल्टी इंक्रीज करने का बता रहा है। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है EU AML फ्रेमवर्क इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू लीगली बाइंडिंग डायरेक्टिव्स फॉर द मेंबर स्टेट, क्या लीगली उनको बाइंड कर रहा है, जितने भी यूरोपियन यूनियन कंट्री है, इसका जो फ्रेमवर्क है कि आप हमारे कानून को इंप्लीमेंट करेंगे। थर्ड स्टेटमेंट, फोर्थ और फिफ्थ AML डायरेक्टिव्स एक्सक्लूड करता है वर्चुअल करेंसीज को फ्रॉम देयर स्कोप। ये मैंने बताया था आपको, वर्चुअल करेंसीज मींस क्रिप्टो करेंसीज की उनके ट्रांजैक्शंस को भी रखा जाए, तो आपको हिंट तो मिल ही गया होगा। सो ऑप्शंस फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, थर्ड गलत है। क्यों? क्योंकि वो एक्सक्लूड नहीं कर रहा है, वो तो इंक्लूड कर रहा है। यही बताया था मैंने कि वो जितने भी ट्रांजेक्शन हैं वर्चुअल करेंसीज और क्रिप्टो का ट्रांजेक्शन जो है उसको इंक्लूड किया जाए, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट आते हैं, which of the following statement is are correct? So the first statement is the fourth and fifth EU AML directives included provision for virtual currency. जो चौथा और पांचवा AML directives है वो virtual currencies का provision को include करता है। सेकंड स्टेटमेंट जो है जो छठा AML directives है वो reduce करता है penalties for money laundering। क्या ऑप्शन सही है इसका? सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ओनली वन इज करेक्ट। सिक्स्थ AML डायरेक्टिव रिड्यूस नहीं करता है, वो क्या करता है, इंक्रीज करता है। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने किसी एक क्वेश्चन के अंदर ये पॉइंट आया था, ठीक है। इंक्रीज करता है सिक्स्थ AML डायरेक्टिव की पेनाल्टी को इंक्रीज कर दिया जाए यदि कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत पाया जाता है तो, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। और ये सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग था और बहुत छोटा था, ठीक है। और इसके अंदर हमने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में जाना और साथ ही हमने समझा कि क्या क्या उनकी गाइडलाइंस है, क्या उन्होंने रिकमेंडेशंस दिया, क्या वो लीगली बाइंड करती है AML को,
किन किन कंट्रीज ने कैसे कैसे कंट्रीज इसको इम्प्लीमेंट कर रही है और कैसे एएमएल को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है ताकि मनी लॉन्ड्रिंग को काफी हद तक रोका जा सके। ठीक है, तो आई होप ये सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। इस सेशन को, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। सो इस सेशन को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।